नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में सियासी बवाल, ईवीएम पर फिर सवाल। यानी ईवीएम अभी जिंदा है, मुर्दा नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईवीएम के मुद्दे की, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। ईवीएम को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ऐसा माना जाने लगा था कि ईवीएम का मुद्दा नहीं उठेगा, लेकिन अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में उतर आए हैं। ईवीएम पर सवालिया निशान लगाते हुए अखिलेश ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली है। विपक्ष के बवाल के बाद इसको लेकर बीजेपी राहुल अखिलेश पर पलटवार कर रही है। इसी मामले को लेकर सियासी बवाल जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि राहुल के चुनाव बाद फिर से ईवीएम की याद कैसे आ गई। ऐसे में तमाम सवालों पर हम यूपी मांगे उत्तर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाए हफ्ता भर बीत चुका है। सभी मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। पूरा मोदी मंत्रिमंडल अपने 100 दिन के एजेंडे में जुटा है, लेकिन कांग्रेस को सरकार न बना पाने की टीस बार बार साल रही है। मोदी सरकार के गठन के हफ्ते भर बाद अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम में खोट दिख रहा है। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया। ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। यहाँ वोटों की गिनती हो रही थी, वहाँ मोबाइल फोन कैसे पहुँचा। सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के बाद तुरंत राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर विवाद को आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क का एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब हो गया। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने ईवीएम पर हमला बोला तो भला अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर इंडी गठबंधन ने सुर छेड़ा तो सियासी विवाद अपने रफ्तार में आगे बढ़ चला है। सत्ता पक्ष ने भी लगाए गए आरोपों का पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहाँ से मिल गई। जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ अन्य कोई दल जीतता है तो वहाँ वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। हिंदी की कहावत है, खिंचानी बिल्ली खम्मल नीचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे चुनाव जीतते हैं तो वे ईवीएम की बात नहीं करते। लोकसभा चुनाव हुए तो अमेरिका समेत कई देशों में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत में हुए चुनाव की प्रशंसा की थी, क्योंकि नंबरों पर किसी भी दल ने कोई एतराज नहीं जताया था। लेकिन अब ईवीएम पर खड़े हुए विवाद ने सब कुछ धोकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, ईवीएम पर यह सियासी बवाल मचा क्यों है, ये बहस क्यों हो रही है, ये अब आपको हम कुछ बिंदु दिखाते हैं। आपको बता दें, ये बहस इसलिए हो रही है, राहुल गांधी ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। एलन मस्क ने ईवीएम हैक होने का दावा किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी भी अब इसमें कूद गए। मुंबई में ईवीएम हैकिंग का एक केस दर्ज भी किया गया है।
उसको लेकर एक विवाद चल रहा है जो 48 वोट का मामला है। कांग्रेस और शिवसेना ईसी से सफाई मांग रही है। आपको बता दें, कांग्रेस और शिवसेना सफाई मांग रही है, इसलिए बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बैलेट पेपर से वोट डालने चाहिए। तो अब सवाल यह है कि ईवीएम का मुद्दा अभी मरा नहीं है, ईवीएम का मुद्दा अभी जिंदा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन रही है, मोदी सरकार, तो हो सकता है कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाए। लेकिन अब मुद्दा कुछ है नहीं, तो ये मुद्दा है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके ईवीएम पर सवाल उठाए थे कि ईवीएम में एक ब्लैक बॉक्स बताया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, जिसको देखने की, जिसको जांचने की किसी को भी परमिशन नहीं है। एलन मस्क और एक पोस्ट का, जो एलन मस्क की जो पोस्ट थी, उसका उन्होंने हवाला दिया। तो ये तमाम जो मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर आज हमारी चर्चा होगी कि आखिरकार ये जो बवाल मचा हुआ है ये क्यों हो रहा है, क्या ईवीएम वाकई में सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। तारिक खान साहब हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, खान साहब बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुप्ता जी रहेंगी, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक अशोक राजपूत जी रहेंगे, अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी के नेता रहेंगे आलोक वत्सी, आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उज्जवल चुग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आलोक वत्स साहब आपसे ही कर लेता हूं सर। जिस तरह विपक्ष कह रहा है ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है, तो सर ये जो बहुमत का आंकड़ा था उससे पिछड़ गए, उसको बढ़ा लेते, यूपी में 80 नहीं तो 60 तो कर ही लेते, कोई सवाल भी नहीं उठाता। देखिए जगदीश जी, ये समय समय पर जिसको कोई काम नहीं है जी, वो किसी चीज को अपना काम बना देता है। अगर ईवीएम में इस तरीके की गड़बड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर ये उंगली उठाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना लेती? अगर ईवीएम खराब था तो इनको 99 सीट कैसे आ गए? अगर ईवीएम खराब था तो इंडी गठबंधन को 243 सीटें कैसे आ गई? अगर ईवीएम खराब था तो कर्नाटका में सरकार कैसे बन गई? हिमाचल में सरकार कैसे बन गई? तेलंगाना में सरकार कैसे बन गई? ये बेफजूल की बातें हैं, देश को गुमराह करने और देश के लोगों का टाइम खराब करने वाली बातें हैं कि जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो इसी मुद्दे को छेड़ दो। ये गलत बात है। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, कभी भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बचकाना बयान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी वाले सवाल उठा रहे जब से राहुल गांधी ने इस बात का कहा है कि एक ब्लैक बॉक्स है ईवीएम। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 2014 के पहले कौन आवाज उठाता था और कौन जो है कहता था टाइम वेस्ट करता था, तो इन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ जेन्युइन चीजें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। अभी महाराष्ट्र का एक केस जो सामने आया है, न्यूज़पेपर में भी छप चुका है, जिसमें ओटीपी वहां के कैंडिडेट के रिश्तेदार के मोबाइल पे जाता है। अब आप बताइए कि ओटीपी से मशीन की काउंटिंग हो रही है, तो इस बात को हम क्या समझे? और वो कितने वोटों से जीते हैं? 43 वोटों से जीते हैं। आप बताइए, जब एक मशीन पे ये हो सकता है तो बाकी सारे सेंटर्स पे क्यों नहीं हो सकता? बाकी सारे प्रत्याशियों के साथ क्यों नहीं होता? सवाल या निशान तो है। लेकिन चुनाव आयोग सिरे से खारिज करता है हर चीज को। चुनाव आयोग उसकी जांच में भी नहीं जाना चाहता, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देना चाहता। तो आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है? पूरे देश में चुनाव आयोग तो चैलेंज दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, क्लीन चिट दे चुका है, और आप एक एलन मस्क के ट्विटर का, उसके पोस्ट का आप हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहे और चुनाव आयोग को भी नकार रहे। तो हम किसी को नकार नहीं रहे। अगर कोई समस्या सामने आई है तो उसका जांच होनी चाहिए, उसके सीसीटीवी फुटेज आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप बता दीजिए कि ऐसा नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो जांच हो ना मैम, जांच हो ना। ब्लैक बॉक्स कैसे हो गया? ब्लैक बॉक्स कैसे हो गया? 99 सीटें अगर आप जीत जाते तो तब ब्लैक बॉक्स नहीं होता। मेरा सवाल इतना बड़ा है आपसे। नहीं, हम कह रहे हैं हम 99 जीत जाते, हम 101 जीत जाते, इससे मतलब नहीं है। हमारी कोई समस्या है तो उसको सुलझाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और चुनाव आयोग का काम क्या है?
चुनाव आयोग किस लिए? देश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संभालने के लिए ही तो है। और क्या है चुनाव आयोग का काम? अगर हम कोई भी उस पर सवाल उठाता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठाती है, पर देश की जनता का भी आज विश्वास जो है पूरी तरह से ताक पे रखा हुआ है। आप लगातार देखिए कि जो ये तो कैमरे बंद हो जाते हैं, ये बयान तो 45 मिनट तक कैमरे बंद रहते हैं, उसका क्या जवाब है? लौटूंगा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। तारिक साहब नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? आपको पूरी तरीके से जी आ रहा हूं प्रियंका जी। मेरी आवाज आ रही है? जी तारिक साहब रखिएगा बात। हम जब रेडी हैं चुनाव प्रक्रिया के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपने अभी कहा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया, ये शायद शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी थे। तो ईवीएम को सबसे पहले मारा लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में, उसके बाद मारा ईवीएम को जेवीएल नरसिम्हा, इनके सांसद जेवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम पे किताब लिखी, डिमेरिट्स ऑफ ईवीएम, जिसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो हम अकेले नहीं हैं जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अकेले नहीं हैं। सबसे पहले सवाल उन्होंने ही उठाया था जिनका चुनाव जीतने के तुरंत बाद जाते हैं आशीर्वाद लेने, दादा जीत लिया चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी। अरे तारिक साहब एक छोटा सा सवाल, अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं था तो जो इतनी सीटें आपकी आई यूपी में, तो आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अखिलेश यादव कि देखिए जी हमारी तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, हम तो 80 जीत रहे थे, तो तब अच्छा लगता ना, ये जो हम सीटें जीते इतनी ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर संदेह की नजर से देखा जाता है तो क्यों ना बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देखा जाए। अगर ये हम कह रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं क्या? हमने सवाल ये नहीं उठा रहे हैं कि चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ईवीएम पे सवाल मैं कह रहा हूं, आप क्यों कह रहे हैं हम अकेले? उसमें तो भाजपा भी शामिल है जो ईवीएम पे सवाल उठाई रही है, क्योंकि बात शुरुआत से करनी पड़ेगी जब से ईवीएम शुरू हुआ, और वहां से जब हम करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब देखो अब सबसे बड़ा है सवाल, विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं रहा। पहले तो लग रहा था इनका सरकार बनेगी नहीं, फिर सरकार बन गई, मंत्रिमंडल भी बन गया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भी जा रहे हैं, अब क्या है? तो ईवीएम एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है, आप बताइए ना। बड़े भाई हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है और अमेरिका की जगह भारत सुपर पावर बन गया है। अब दुनिया ने मान लिया, यूएन ने भी मान लिया, सबने मान लिया। हम ये कहां कह रहे हैं मुद्दों की कमी है? मुद्दे तो दुनिया भर के करोड़ों मुद्दे पड़े हैं। लेकिन एक बात बस 10 सेकंड दीजिए मुझे। आप ये कह रहे थे चुनाव हम जीत जाएंगे तो ईवीएम का मुद्दा छोड़ देंगे। हम जीते चाहे हारे, ईवीएम का मुद्दा रहेगा, ये साबित हो गया, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा मुद्दा नहीं रहा। तारिक साहब मुद्दा नहीं है, तब मैं कह तो रहा हूं ना, आपको तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अब याद आ रही है, अखिलेश यादव ने एक बार जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी ने उस समय सबसे पहले आके 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं नतीजों के बाद, एक बार भी ईवीएम की बात नहीं कही। आप चाहते ये है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, तभी आप मानेंगे कि हम ईवीएम के खिलाफ हैं? हाँ तो दबाव बनाइए ना सर, दबाव बनाइए, दबाव तो करना पड़ेगा ना विपक्ष को, विरोध प्रदर्शन करिए, विपक्ष की आवाज कैसे बुलंद हो? आप वो दिन भी देखेंगे, लेकिन आज वो दिन नहीं, वो दिन भी देखेंगे। मैं जानता हूं आप क्या होना चाहिए। मैं लौटूंगा सर। डॉक्टर उज्जवल चुग है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। डॉक्टर उज्जवल चुग, क्या मानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, चुनाव आयोग चैलेंज दे रहा है, लेकिन अब यहां बात कही जा रही है कि ईवीएम हैक हो सकती है। उज्जवल जी आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम सुन पा रहे हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सो बेसिकली मैं आपको ईवीएम का जो ये मुद्दा है और इलॉन मस्क ने जो ट्वीट करा जिसकी वजह से ये चीज ट्रेंड में जा रही है, मैं इसको बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से निरपक्ष होकर के मैं निरपक्ष हूं, तो मैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी के मुद्दे से एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा पूरी देश की जनता को और जितने भी लोग हैं। तो इसको समझने के लिए एक होलिस्टिक व्यू में जल्दी से समझते हैं कि जी ईवीएम की कहानी का पूरा रोल शुरू कहां से हुआ। सन 1982 में ईवीएम का पहला हमने बाई इलेक्शन केरला में इसको करा, वहां से इसकी नींव रखी गई, करते 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 हमने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। देखिए टेक्नोलॉजी, पहली स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी अगर आप पूछेंगे क्या हैक हो सकती है तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, जो चीज आपने बनाई है वो बिल्कुल हैक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट ये सिर्फ कह करके उस पर विवाद करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, जैसा कि इलॉन मस्क ने ट्वीट करा, बहुत जनरलाइज लिखा। अब इसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। जब ये ईवीएम धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ और इसके विवाद हमारे पास पहले भी बहुत सारे आए हैं, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कहा जी फुल प्रूफ कीजिए
ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए, जो वोटर है उसको पता रहे क्या उसने जो बटन दबाया है वो बटन कहीं गलत तो काउंट नहीं कर रहा। क्योंकि ईवीएम को जो लोग नहीं समझते, मैं बड़ा सरल भाषा में बता देता हूं। एक मशीन 2 यूनिट से जुड़ी होती है टेक्निकली, इसको एक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं और एक बैलेटिंग यूनिट बोलते हैं जी। और कोई ईवीएम मशीन में इंटरनेट डिवाइस नहीं जोड़ा जाता टेक्निकली, इसी बात को इंश्योर करने के लिए कि ये हैक ना करी जाए। उसको एक 5 मीटर की तार से जोड़ा जाता है और साथ ही साथ जिस जगह पर बिजली नहीं है वो चलती भी बैटरी से है, ताकि कोई ऐसी जगह पे आप कर रहे हो वहां भी चलनी चाहिए। अब मुद्दा ये है छोटा सा कि 2011 में जब ये इतने विवाद चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके साथ आप एक और फुल प्रूफ करने के लिए माध्यम लाइए, ताकि जो बटन दबा रहा है उसको पता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है मशीन में ऐसी टेम्परिंग करी हुई है जिसकी वजह से गलत काउंट हो रहा है। तो उसके लिए वो वीवीपीएटी ले आए, जिसको हम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल बोलते हैं, जहां पर उसको दिखता है कि मैंने किसको वोट दिया। अब इस चीज को दिखने के बाद अल्टीमेटली जब आदमी को ये चीज दिख गई मैंने किसको वोट करा है, तो टेम्परिंग का सवाल नहीं आता। बट इसमें 2 पॉसिबिलिटी मैं जरूर कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं इस बात को पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होता है। इंसान कहीं हम पहले कहते हैं ना, वो डार्विन की थ्योरी थी, बंदर से हम एक इंसान बने हैं, तो टेक्नोलॉजी की फुल प्रूफिंग की जाती है। ये कहना कि जी ईवीएम बेकार है वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और ये कहना कि नहीं जी इसमें टेम्परिंग हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं है। क्यों? इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं जिसको मैं समझता हूं समय के साथ और फुल प्रूफ किया जा सकता है। नंबर 1, जो हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग और जो काउंटिंग की ड्यूरेशन है, ये एक आज भी थोड़ा सा लकूना है। क्योंकि जब वोटिंग होती है और काउंटिंग होती है, उसका जो ड्यूरेशन टाइम है उसमें जो वो यूनिट को रखा जाता है फिजिकली, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरा, आज मैंने जिसको वोटर दिया, जिसको भी मैंने वोट दिया जिस पार्टी को, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि मेरा वोट एक्चुअल में किसको कास्ट हुआ है। अगर मैं ये वेरीफाई कर सकूं तो मैं कल को अपनी आवाज उठा सकता हूं या बड़ा सारा समूह आवाज उठा सकता है। ये एक छोटे से लकूने हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारा ये पूरा प्रोसेस एक तरीके से टेक्नोलॉजी में वेट हुआ है। धीरे धीरे इसको फुल प्रूफ किया जा सकता है। पेपर पे आ जाना तो इसकी पिलफरेज और टेम्परिंग को और बढ़ा देगा। बिल्कुल, एक बड़ी बात है कि बैलेट पेपर पे क्या वापसी तो नहीं हो सकती क्या? बैलेट पेपर पे तो नहीं लौट पाएंगे। नहीं, मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा, आपको सबको उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी पीछे एआई जब शुरू हुआ था, बड़ा बवाल खड़ा हुआ, चैट जीपीटी से एआई आ गया। लोगों ने एआई से चीजें बनानी शुरू करी और उसकी वजह से साइबर फ्रॉड भी हुए और लोगों की हैकिंग भी हुई। मगर आज सिस्टम इतने सोफिस्टिकेटेड कर लिए, इसी को बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन। आज आप कोई भी चीज एआई से जनरेट कीजिए, सिस्टम अवेलेबल है जो पकड़ के बता देगा जी ये एआई का, ये ह्यूमन का नहीं है। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी आई बट टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके उसका काट भी आया। ठीक है डॉक्टर उज्जवल जी, मैं लौटूंगा जल्दी से। मैं अशोक राजपूत जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। अशोक साहब, इसके राजनीति मायने क्या है इस बयान के? अखिलेश यादव भी बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं इसे। जेपी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये सिर्फ राजनीति है और ये राजनीति ईवीएम पर होती रहेगी। जब तक ईवीएम मशीन चलती है तो ये होती रहेगी। करीब 96 करोड़ वोटर हैं और मेरे पास अभी इस बार वाला मशीन का नहीं मुझे है, लेकिन करीब 50 लाख जो ईवीएम यूनिट से तीन हिस्सों में जुटी रहती है, 50 लाख यूनिट्स 2019 के इलेक्शंस में यूज हुई थी। 50 लाख। अब 50 लाख यूनिट जब आप यूज हो रही हैं, अभी क्योंकि मेरे पास ये वाला 2024 वाला अपडेट नहीं है, तो मैंने आपको, क्योंकि फिर 6 करोड़ वोट पिछले बार से बढ़े हैं 19 से और 2024 के बीच में, तो नेचुरली मशीनें भी बढ़ी होंगी। तो ये तो इनको राजनीतिक दल है, इनको बनाए रखना है। मैंने, क्योंकि मैं उस समय का पत्रकार हूं जब मैंने बाकायदा पोलिंग बैलेट पेपर को छीनते हुए, फेंकते हुए, पानी डालते हुए और क्या क्या होते हुए, और सैकड़ों की संख्या बता रहा हूं, 2, 4, 6 नहीं, सैकड़ों की संख्या में किलिंग होती थी और बम चलते थे, ये होती थी उससे। तो उस स्थिति में तो अब नहीं जा सकता, आप पीछे नहीं जा सकते। आप जैसे अभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे थे हर चीज का होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उन्होंने एक साथ में करेक्शन भी किया कि एआई में क्लियर भी हो जाता है कि कहीं टेम्परिंग हुई कि कुछ नहीं हुआ। तो अब इतने फुल प्रूफ, मतलब देश, अब एलन मस्क कह दें, बिजनेसमैन है, ऐसे लोग अस्थिर जो कथन है इनके रहते हैं, और क्योंकि इनको बिजनेस करना होता है देश के साथ, ऐसा कुछ कह दो तो, क्योंकि विपक्ष है यहाँ भारत में, तो इस विपक्ष की स्थिति यह है कि कुछ भी कह के ले उड़ने की आदत है। कोई जिम्मेदारी वाली स्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, चुनाव आयोग चैलेंज देता हर बार, और चुनाव आयोग ने मुंबई वाले पर भी कह दिया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है।
वही मैं कह रहा हूं 2014 से 24 तक 10 साल यूपीए 1-2 सरकार रही है। इन सरकारों को वो तो बिल्कुल आउटराइट कह देना चाहिए, बोले हमें तो निर्णय ही करना है और हम मैं एक सवाल जल्दी से ले लेता हूं क्योंकि वक्त बहुत जल्दी कम है। मैं सुख साहब माफी चाहूंगा, आलूपत साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए ना। जब चुनाव आयोग कह रहा है दावे के साथ, सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर रखा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो उससे ज्यादा अब इनको गारंटी क्या चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि इसमें नहीं हो सकती है कोई गड़बड़ी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी। आप सभी मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं ईवीएम से, एक बहुत बड़ा सवाल यूपी मांगे उत्तर। बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक।